नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तराखंड में होने जा रही मध्य क्षेत्र परिषद की महत्वपूर्ण बैठक की तारीख बदल गई है। फिलहाल बैठक के लिए 7 अक्टूबर की तारीख तय कर दी गई है, जिसको लेकर राज्य सरकार की ओर से तैयारियां भी की जा रही है। परिषद की बैठक नरेंद्र नगर में आयोजित होनी प्रस्तावित है। साथ ही आपको बता दें कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक उत्तराखंड में होनी है। इससे पहले उत्तराखंड में होने वाली इस बैठक की तारीख 2 बार बदली जा चुकी है। परिषद की बैठक पहले 15 जुलाई को निश्चित थी। इसके बाद बैठक सितंबर महीने में प्रस्तावित की गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से बैठक का समय आगे बढ़ते हुए 7 अक्टूबर का दिन तय किया गया है। इससे पहले राज्य में बारिश और आपदा की स्थितियों को देखते हुए बैठक का स्थगित उसको किया गया था। बताया ये भी जा रहा है कि उत्तराखंड के लिए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। खास बात यह है कि ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार के अधिकारी भी इसमें हिस्सा लेंगे। इस बैठक में करीब 3 दर्जन मुद्दों पर चर्चा होगी। पहले जो डेट थी 24 सितंबर की, वो किसी कारण से बैठक नहीं हो पाई है। नहीं, अभी तो टलने की उम्मीद नहीं है। कोई जब बैठक कोई टलती है तो कोई कारण होता है। ऐसे तो बैठक, इतनी बड़ी बैठक ऐसे नहीं टल जाती है। कई जगह इंगेजमेंट होती हैं, तो कोई ऐसे आवश्यक कारण और अपरिहार्य कारण होते हैं तो बैठक टलती है। ये बैठक कहाँ होगी और उत्तराखंड के लिहाज से कितना? ये बैठक नरेंद्र नगर में होनी है। होटल वेस्टिन है, वहाँ पे होनी है 7 अक्टूबर को, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी रहेंगे, अध्यक्षता उनकी होती है। 4 राज्य हैं, उत्तराखंड है, यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़। तो चारों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और होम सेक्रेटरी सर रहेंगे भारत सरकार से। भारत सरकार के कई विभागों के सेक्रेटरी रहेंगे और बहुत सीनियर ऑफिसर्स रहेंगे साथ में। चारों राज्यों के 2-2 माननीय मंत्री जी रहेंगे। चारों राज्यों के चीफ सेक्रेटरी सर रहेंगे और बाकी अधिकारी की टीम रहेगी। जो एजेंडा बिंदु हैं उस पर चर्चा करेंगे और उसमें फिर जो डिसीजन होगा ऊपर से डिसीजन। महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी के नेताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मोदी सरकार के फैसले से बीजेपी की महिला नेत्री काफी खुश है। हालांकि इस विरोध को कांग्रेस की महिला नेता भी विरोध नहीं कर पा रही हैं। बता दें आपको कि उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के अनुसार केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया उसका हम स्वागत करते हैं। ज्योति रौतेला ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा से ही महिला आरक्षण की हिमायती रही है। ये कांग्रेस की ही सोच थी जिसे अब आगे बढ़ाया गया। देखिए, मेरे को लगता है कि महिला आरक्षण अगर केंद्र सरकार पारित कर रही है, आज पुट अप करा उन्होंने लोकसभा में, कल राज्यसभा में हुआ, तो ये अच्छा कदम है और इसको मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगी। बस जरूर मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार ने इसको करने में थोड़ी सी देर कर दी। 9.5 साल बाद ये चुनाव के टाइम पे इसको पुट अप कर रहे हैं। फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी और माननीय हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने इसको 2010 में राज्यसभा में पास करा था, पर क्योंकि अलायंस ने हमारा उस वक्त साथ नहीं दिया तो हम इसे लोकसभा में पारित नहीं कर पाए थे। आज प्रधानमंत्री जी इसको बीजेपी की सरकार पारित कर रही है और ये एक अच्छा कदम है। सक्रिय राजनीति में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन बढ़ेगा उसकी तरफ ये एक कदम है, जिसके लिए कोई नकारात्मक कोई चीज नहीं बोलूंगी। मैं बस जरूर बोलना चाहूंगी कि पंचायतों में जो आरक्षण की शुरुआत करी थी वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने करी थी और आज उसको आगे बढ़ाने का काम जो हो रहा है उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। देहरादून में नारी शक्ति वंदन बिल पेश होने पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली है। महिला कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान बीजेपी मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल भी कार्यक्रम में मौजूद रही। वहीं इस मौके पर महिला आरक्षण बिल पेश होने पर महिला कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का आभार भी जताया। पिछले लंबे समय से 33% महिला आरक्षण की मांग होती रही है। कई बार इसका बिल पेश हुआ लेकिन वो अधर में अटका रहा। अब जाकर एक बार फिर से मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और 33% महिला आरक्षण अब लगभग ऐसा लग रहा है कि महिलाओं को मिल चुका है। हमारे साथ भाजपा
कार्यालय में आप देख सकते हैं कि भाजपा कार्यकर्ती हैं, उनके साथ ही यहाँ पर विधायक भी हैं मौजूद। आप देखिए खुशी उनके चेहरे में अलग से नजर आ रही है। पहले तो मैम से ही बात करते हैं। मैम, क्योंकि आप प्रतिनिधि करते हैं, आप विधायक हैं, महिलाएं आपके पास आती होंगी, ये खुशी जो मोदी सरकार दे रही है इसको किस तरह से देख रहे हैं? मैं सबसे पहले तो अपनी भारतीय जनता पार्टी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने ये महिला आरक्षण बिल पेश किया और सभी महिलाओं में बहुत उत्साह है इसे सुनकर कि हमारी महिलाएं किसी भी क्षेत्र में समाज में पीछे नहीं है और बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और ये बिल पास होने पर हमारी बहनों को और भी इससे फायदा मिलेगा। सभी बहनों को आगे आने के अवसर मिलेंगे। मैं अपनी मोदी सरकार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपको कैसा लगता है कि कितना फायदा मिल रहा है इससे? बहुत फायदा मिल रहा है। हमारे आज जो महिलाएं हैं हमारी आज बहुत खुश है। बस आज खुशी का ही माहौल है और हम मोदी जी को बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत मोदी जी आप दीर्घायु हो और हमेशा आपकी छत्र छाया हमारे साथ बनी रहे। मोदी जी धन्यवाद। हम मातृशक्ति को इस खुशी को मनाने का शुभ अवसर दिया और लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए 33% आरक्षण का बिल लेकर वो लोकसभा में आए हैं। हम सभी बहुत खुश हैं और मैं नारी शक्ति, नारी वंदन नमन करें उस नारी को आज देश ने पहचाना है, उस मातृशक्ति की नारी को। नारी है सबसे न्यारी, जो मातृशक्ति है जन जन की। घर में रहे तो ख्याल रखे घर के सदस्यों और परिवार का, बाहर निकले तो पहचान बनाए, राष्ट्रपति मुर्मू जैसा नाम कमाए। पूरी कविता के माध्यम से उन्होंने अपने दिल की खुशी जो है वो जाहिर कर दी है और आप देख सकते हैं कि लड्डू बांट कर, लड्डू खिलाकर जो है इस खुशी को जो है वो महिला शक्ति द्वारा, भाजपा की जो महिला शक्ति है उनके द्वारा किया जा रहा है और उत्साह जो है वो नजर भी आ रहा है। पूरा प्रदेश कार्यालय भाजपा का आज पटाखे फोड़े जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और महिला शक्ति जय जयकार जो है वो केंद्र सरकार की कर रही है। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मेरे सेमवाल, एपीएन न्यूज, देहरादून। वहीं महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश होने पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने धन्यवाद व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए खंडूरी ने कहा कि इस फैसले से राजनीति में महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बता दें आपको कि संसद के विशेष सत्र के दौरान इसे लोकसभा में पेश किया गया था। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में विधेयक पेश किया था। विधेयक पेश होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं संसद से पारित होने और कानून की शक्ल लेने से पहले विधेयक को 50% राज्यों की विधानसभाओं से मंजूरी की जरूरत होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। एक महिला होने के नाते आज मैं देख रही हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया है। महिला आरक्षण 33% उन्होंने आज यूनियन कैबिनेट में पास हुआ है और पार्लियामेंट में, संसद में पेश हुआ है। उनका बहुत बहुत आभार। उन्होंने हमेशा से हमारी आवाज़ सुनी है, हमारी चिंता की है और बात हमेशा बोला है कि हम लोगों को वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करनी है, महिला को नेतृत्व देना है ताकि वो अपने विकास की बात कर सके और उस तरफ एक ये बहुत ही बड़ा कदम उठा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस तरह का निर्णय भारतवर्ष के लिए लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी। केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर खुशी मनाई गई। चमोली में महिला मोर्चा अध्यक्ष हिमानी वैष्णव के नेतृत्व में गोष्ठी आयोजित की गई। जिला मुख्यालय गोपेश्वर में महिलाओं द्वारा इस गोष्ठी का आयोजन हुआ। गोष्ठी में भाजपा सहित विभिन्न दलों से आए महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर महिलाओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापित भी किया गया। वहीं कुछ महिलाओं ने कहा कि ये केंद्र सरकार का क्रांतिकारी कदम है, इससे महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा, महिलाओं की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिलेगी, साथ ही महिलाओं के विकास के लिए ये बिल महत्वपूर्ण साबित होगा।
जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पेश किया गया केंद्र सरकार की तरफ से और आज उसमें चर्चा हो रही है और ये बिल पास भी हो जाएगा और इस बिल के जैसे ही पेश हुआ वैसे ही मातृशक्ति में एक अलग ही जोश और उत्साह नजर आया। तो हमने गोपेश्वर में पूरी विधानसभा से प्रत्येक महिला, एक आम महिला भी यहाँ पे इस गोष्ठी में आई हुई हैं और जश्न मना रही हैं, मिठाई वितरित कर रही हैं, क्योंकि 33% आरक्षण जिस प्रकार से विधानसभा और लोकसभा में हमको दिया जा रहा है उसके लिए सभी मातृशक्ति को बहुत उल्लास दिखने को मिल रहा है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद व्यक्त करती हूँ अपने चमोली जनपद की सभी महिलाओं की तरफ से कि आपने यह बिल पेश करके महिलाओं को और सशक्त और सामर्थ्य बना दिया है। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। वहीं देहरादून में द्वाराहाट से कांग्रेस के विधायक मदन बिष्ट का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक अधिकारी के घर में पहुंचकर उसके साथ गाली गलौज कर रहे हैं। इसके साथ ही जब अधिकारी की पत्नी वीडियो बना रही है तो वह उसे धमकाते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं मदन बिष्ट का ये वीडियो वायरल होने के बाद अब बीजेपी ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा के कार्यकर्ता के द्वारा मदन बिष्ट का विरोध किया जा रहा है। इस दौरान उनकी गिरफ्तारी की मांग भी हो रही है। इस मामले को लेकर भाजपा के वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि एक जनप्रतिनिधि को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त ने इस मामले को जांच का विषय बताया। संज्ञान लिया गया है, पार्टी अपने स्तर से उसमें जांच भी कर रही है और अगर सही पाया जाएगा तो निश्चित रूप से पार्टी उसमें कुछ न कुछ कार्रवाई करेगी। और मदन बिष्ट जी से व्यक्तिगत संपर्क भी कर रहे हैं, उनकी बात, उनका वर्जन भी आ जाए, उनका क्या कहना है, क्योंकि मैंने आज भी संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन उनसे बात नहीं हो पा रही है। माननीय अध्यक्ष जी हैदराबाद से आएंगे, स्वयं अध्यक्ष जी ने भी उस बात का संज्ञान लिया है और निश्चित रूप से होगी। वो क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, ये सब नोटिस होता है, तो हमको मर्यादा में रहना चाहिए। एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है हर फील्ड का, तो हम जनप्रतिनिधि हमको उसको मेंटेन करना चाहिए। और विधायक जी की अगर कोई समस्या थी या अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे तो हमारे पास विधानसभा एक बड़ा फोरम है। अभी प्रीतम सिंह जी ने भी बात उठाई थी, हमारी विधानसभा अध्यक्ष जी ने बड़ा निर्णय लिया, उसमें चीफ सेक्रेटरी को तलब किया, को डायरेक्शंस दिए। तो हमारे पास अगर कोई अवमानना हो भी रही है तो उसके लिए विधानसभा हमारे पास एक बड़ा फोरम है, वहाँ पर हम अपनी बात उठा सकते हैं। दूसरा, आप इतने आवेश में आ गए कि आपने मुख्यमंत्री तक की गरिमा को नहीं समझा, आप उसको भी तार तार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं, इसको कभी सही नहीं कहा जा सकता। और मैं समझता हूँ उनको इस बात के लिए खेद प्रकट करना चाहिए। वहीं डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन डेंगू के लिए 100 नए बेड की व्यवस्था करने जा रहा है। बता दें आपको कि हरिद्वार पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और अलग अलग नगर निकायों में डेंगू का हाल जाना। देहात क्षेत्र के स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी डेंगू की व्यवस्थाओं पर संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिस पर बैठक में मौजूद विधायकों ने नाराजगी जताई है। मंत्री धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य अधिकारियों को डेंगू से निपटने के लिए मुस्तैदी से काम करने के निर्देश दिए। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि अधिकारियों और कर्मचारियों को फॉगिंग का काम युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी अस्पतालों में अन्य 100 बेड की व्यवस्था बनाई जा रही है। नगर पालिका, नगर पंचायतों में फॉगिंग की व्यवस्था जो है युद्ध स्तर पे की जाएगी और कोई भी अगर डेंगू का मरीज अगर पॉजिटिव होता है और उसकी क्रिटिकल स्थिति होती है या उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो आयुष्मान में उसका इलाज फ्री किया जाएगा। हमारे सरकारी हॉस्पिटलों में भी डेंगू के मरीजों का इलाज सबका निःशुल्क किया जाएगा और 100 बेड हम हरिद्वार जिले में डेंगू के लिए अलग से व्यवस्था भी बना रहे हैं ताकि कोई भी मरीज आता है तो उसको जो है तुरंत बेड की जो है उपलब्धता हो सके। दून के सेलाकोई के दून बिजनेस स्कूल में हुए रैगिंग के मामले में शासन प्रशासन में खलबली मच गई है। बता दें आपको कि कुछ छात्रों के द्वारा एक छात्र को प्रताड़ित करने से जुड़े हुए मामले को लेकर दून बिजनेस स्कूल में हंगामा भी देखने को मिला। छात्रों ने आक्रोशित होकर कॉलेज परिसर में जमकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। हालांकि पुलिस का कहना है कि जरूरी नहीं कि ये मामला रैगिंग का ही हो, इसे मारपीट के पक्ष में भी देखा जा रहा है। पुलिस के मुताबिक कॉलेज की कमेटी इस वक्त मामले की जांच कर रही है और अपनी जल्द ही रिपोर्ट पुलिस को सौंपेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले को लेकर एसएसपी ने बताया है कि ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए सभी शैक्षिक संस्थानों को ये नोटिस पुलिस विभाग की ओर से भेजा जाएगा ताकि ऐसे मामले उनके संज्ञान में आ सके।
ये सेलाकुई में दून बिजनेस स्कूल है। इसमें कल देर रात्रि छात्रों के द्वारा वहां पर तोड़फोड़ और मारपीट की बात प्रकाश में आई थी, जिसमें तत्काल पुलिस बल मौके पर गया था। वहां मौके पर देखा कि काफी सारे साथ 150-200 की संख्या में एकत्र थे और वहां पर तोड़फोड़ कर रहे थे। पुलिस द्वारा उनको समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके द्वारा ये अपना बलवा जारी रखा गया। वहां गमले और अन्य गाड़ियों को पलट दिया गया, पुलिस के ऊपर भी हमला करने का प्रयास किया गया। इसको देखते हुए वहां पुलिस ने वहां पर शांति व्यवस्था कायम की। आसपास के थाना फोर्स से भी पुलिस को भेज दिया गया था। तो पुलिस बल को देखते हुए वहां सभी छात्रगण वहां से फिर अपने अपने कैंपस में और अन्य जगह भाग गए थे। इसमें जब कॉलेज प्रशासन से जानकारी की गई तो पता चला कुछ दिन पूर्व दो ग्रुप मतलब सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के ग्रुप में कहीं कोई बात प्रकाश में आई थी, जिस पर उन्होंने कुछ लोगों को टेम्पररी सस्पेंड किया था। उनकी इंटरनल कमेटी जांच कर रही है। उसमें बिंदु उनका जांच का झगड़े को लेकर भी है, साथ ही साथ कोई रैगिंग का इशू लेकर भी आया था, उसको लेकर भी उनकी इंटरनल कोई कमेटी की जांच चल रही है। वहीं देहरादून में सेवा पखवाड़े के तहत भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन दर्शन पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया है। इस मौके पर भाजपा के कई पदाधिकारी में भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें आपको कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन दर्शन को लेकर प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इससे कार्यकर्ताओं को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन के बारे में जानने का मौका मिलेगा। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में भी आम लोगों को जानकारी मिलेगी। बता दें कि 24 सितंबर तक प्रदेश में इसी तरह के प्रदर्शनी का आयोजन का कार्यक्रम चलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कृत्यों को लेकर, उनके कार्यों को लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शनी का हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लगा रहे हैं और ये कार्यक्रम जिला स्तर पर भी होगा। आज प्रदेश स्तर की प्रदर्शनी है। प्रधानमंत्री जी के कार्य, केंद्र सरकार के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शनी एक बड़ा माध्यम रहती है, जहां प्रदर्शनी से कार्यकर्ता चीजों को समझता है और प्रत्यक्ष रूप से केंद्र की योजनाओं को गांव तक पहुंचाने में भी एक माध्यम सिद्ध होता है। तो आज हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं को, समाचार पत्र के जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, उनको, सभी चैनलों के पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित किया है कि प्रधानमंत्री के कार्यों को नीचे तक पहुंचाने में उनका भी सहयोग हम सबको प्राप्त हो। इसलिए आज ये प्रदेश की प्रदर्शनी है और आज से लेके और 24 तारीख तक पूरे जिला मुख्यालयों में प्रदर्शनी लगेगी। देहरादून के जौनसार बावर के ईष्ट महासु मंदिर हनौल में धूमधाम से जागड़ा पर्व मनाया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने हनौल में पहुंचकर देवता के दर्शन कर पूजन अर्चना की। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि महासु मंदिर का विकास तो श्री केदारनाथ जी की और बद्रीनाथ जी की तर्ज पर किया जाएगा, जिससे कि इस क्षेत्र का विकास होगा। साथ ही देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु यहां पर दर्शन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि जागड़े को राजकीय पर्व घोषित किया, जिससे 4 ब्लॉकों की आज छुट्टी रही है। बारिश के चलते लोगों में देव दर्शन करने में लंबी कतार लगी रही, जिससे कि लोगों में आस्था देखने को मिली है। देर रात तक श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। आज हम लोग यहाँ हनौल में महासु महाराज के जागरे में आए हुए हैं। इस जागरे का उल्लेख मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी किया था और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से और उत्तराखंड से उनके भक्तगण आते हैं और जागड़ा मनाया जाता है। ये जागड़ा एकता का पर्व है, हमारी लोक संस्कृति बचाने का पर्व है और हमारे सनातन धर्म को बचाने का पर्व है। तो यहाँ पर देवलाड़ी माता जी के जो सुपुत्र रहे हैं, श्री बासिक महाराज, श्री बोठा महाराज, श्री बाबा सिख महाराज और चालदा महाराज, तो उनकी यहाँ पूजा हो रही है और निश्चित रूप में हम सब लोग बड़े अभिभूत हैं। स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्य को लेकर काफी ज्यादा खींचतान देखने को मिल रही है। दरअसल 2019 में स्मार्ट सिटी की नींव उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रखी थी और जिस दौरान 2022 तक देहरादून को स्मार्ट सिटी में बदलने का जनता से वायदा किया गया था। हालांकि 2022 के बीत जाने के बाद भी ये काम अधूरा रह गया। स्मार्ट सिटी के कार्य जल्दी हो, इसके लिए कई विभागों के पास इसकी जिम्मेदारी है, लेकिन अभी तक कार्य पूरे न होने पर अधिकारी एक दूसरे पर आरोप ही लगा रहे हैं। जिलाधिकारी सोनिका की माने तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत मात्र 8.5 किलोमीटर की सड़क बनने को रह गई है।
नहीं, हम लोग, मैं जैसे पहले भी बताती आई हूँ, शहर में जो 8.5 किलोमीटर की रोड है हमारी स्मार्ट सिटी की, बस वही कार्य अपूर्ण है आज की तारीख में, और उसका कार्य तेजी से चल रहा है। सभी रोड पे आप देखेंगे कार्य चल रहा है। इसके अलावा जो शहर में काम चल रहा है वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा, जैसे रिस्पना की रोड हो गई, रिस्पना वाले एरिया हो गया, या जोड़ी वाला शहर बिहारा वाली रोड हो गई, वो सारे जो है वो पीडब्ल्यूडी ऋषिकेश की विंग के द्वारा किए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ कार्य यूएसडीए द्वारा और कुछ कार्य अन्य एजेंसी द्वारा किए जा रहे हैं। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।